Yeah, good evening everyone. This is the videography of vector algebra, which is a topic of class 12th mathematics. To start with vectors, what is the definition of vector? A vector, it is a quantity, it has magnitude as well as direction. Already हम 9 से आपको ये चीज़ फिजिक्स में पढ़ाते भी आ रहे हैं, राइट? कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी क्वांटिटी होगी, मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन भी होगी, उसे वेक्टर कहते हैं, ठीक है ना? तो स्केलर, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये सब आता है वेक्टर्स के अंदर, राइट? तो ये देखिए, जैसे कि यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कोई भी लाइन है, इसे हम लाइन सेगमेंट कब कहते हैं, ठीक है ना? तो उसका कुछ मैग्नीट्यूड होता है, फिक्स लेंथ होती है। तो अगर वो क्वांटिटी वेक्टर होगी तो उसकी डायरेक्शन भी होगी। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं उसे वेक्टर कहते हैं। और वेक्टर को ऐसे ए बी और ऊपर एरो आ जाता है, या कोई ए बी को अगर मैं सिंपली स्मॉल ए बोलूँ उसके ऊपर एरो आ जाता है, राइट? इस तरीके से पॉइंट ए जहां से वेक्टर स्टार्ट हो रहा है वो उसका इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, और पॉइंट बी जहां पर वेक्टर एंड हो रहा है, जैसे कि आप थर्ड वाले में देख भी सकते हैं, वो इसका टर्मिनल पॉइंट हो जाएगा, राइट? और जो डिस्टेंस होता है इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट के बीच में वेक्टर के, उसी को हम मैग्नीट्यूड कहते हैं, ठीक है? और मैग्नीट्यूड को हम मॉडुलस ऑफ गिवन वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी या ए। लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो मैग्नीट्यूड लेस देन 0 होगा, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है? सेम चीज मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए, एक सेकंड क्लास, जैसे मान लीजिए आप, मैं आपको लिख के भी बता सकता हूं ये चीज। देखिए, जैसे मान लो ये कोई पॉइंट ए है और ऐसे ये पॉइंट बी, आप मेरे साथ साथ नोट कर सकते हैं अलंकृत, ठीक है? ये पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट इसका बी है, ठीक है? तो मैंने पहले भी बताई वेक्टर की डेफिनेशन में आपको, बेटा कोई भी क्वांटिटी जिसकी मैग्नीट्यूड भी होगी और डायरेक्शन भी होगी उसे वेक्टर बोलेंगे। ए बी यहाँ पर कोई डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, तो हम इसे ऐसे शो करेंगे। और ए बी वेक्टर है ना, तो यूं ए बी के ऊपर आप ऐसे एरो बनाएंगे, ठीक है? और इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? डायरेक्शन इसकी ए से बी होगी। डायरेक्शन इज फ्रॉम कैपिटल ए टू कैपिटल बी, ठीक है? अब बात करेंगे इसकी इनिशियल पॉइंट की। पॉइंट ए को जो आप देख रहे हैं वेक्टर ए बी में से, वो जहां से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, तो ए इसका इनिशियल पॉइंट है। और एंड कहाँ हो रहा है? बी पर एंड हो रहा है, तो बी इसका क्या है? टर्मिनल पॉइंट है, ठीक है? मैग्नीट्यूड की बात करें तो जो डिस्टेंस होता है इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट में वेक्टर के, उसी को हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट के बीच की जो लेंथ होगी, मैग्नीट्यूड होगा, उसी को हम क्या कहेंगे? मैग्नीट्यूड कहेंगे। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी को ना ऐसे मॉडुलस लिखना है आपने, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे पता है साइंस वाले बच्चों को ये बातें पता है, क्योंकि वो फिजिक्स में बहुत पढ़ते रहते हैं, ठीक है? लेकिन जरा कॉमर्स वाले भी हैं कुछ स्टूडेंट, उनके लिए हमें थोड़ा सा डिटेल, क्योंकि उन्होंने वेक्टर के बारे में पहले कभी नहीं सुना। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, या सिंपली हम इसे ए बी बोलते हैं, ठीक है ना? ये अलग अलग नोटेशंस हैं जिनसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसके बाद क्लास पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं। क्लास 11 में याद करो, जब 3D राइट हैंडेड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स को हमने स्टडी किया था, जिसका ओरिजिन था 0 0, ठीक है? तो कोई भी वेक्टर OP जिसमें O जो है इनिशियल पॉइंट है और P जो है टर्मिनल पॉइंट है, तो उसे हम पोजीशन वेक्टर बोलेंगे, पॉइंट P का विद रिस्पेक्ट टू O। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से आप उसका मॉडुलस भी निकाल सकते हैं OP का, वो हो जाएगा √(x² + y² + z²। जो पोजीशन वेक्टर हैं पॉइंट ए बी और सी के विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन कैपिटल हो, उन्हें हम वेक्टर ए, वेक्टर बी या वेक्टर सी से भी डिनोट करते हैं, ये आपको पता ही है, ठीक है? जैसे यहाँ कुछ फिगर से समझाने की कोशिश की है, ये एक 3D फिगर है। क्लास 11 में सबने भाई 3D पढ़ी है, राइट? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, जेड एक्सिस जो है पेपर के बाहर आ रही होती है, आपको पता ही है, राइट? ये कोई पॉइंट पी है स्पेस में, जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, z, ये कोई वेक्टर आ रहा है।
और यही मैंने बताया ए बी और सी है, राइट, ठीक है ना। तो अगर आप कोई पॉइंट पी एक्स वाई जेड को स्पेस में कंसिडर करें तो वेक्टर ओपी जो होगा जिसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन ओ है और टर्मिनल पॉइंट कैपिटल पी है, उसे हम पोजीशन वेक्टर पी का भी बोल सकते हैं और इसे हमने यहाँ पर आर से डिनोट किया है, ठीक है। ये ध्यान रखना। अब बात करेंगे डायरेक्शन कोसाइन के लिए इसके लिए भी आपको एक ऐसे 3D फिगर बनाना है जिसमें आपको एक्स वाई और जेड एक्सिस दिखानी है। अब आपको कंसिडर करना है ये जो ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स वाई और जेड एक्सिस है, और कोई पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, इसे कोई ऐसा पॉइंट मानना है वो स्पेस में है। तो ओपी जो है वो एंगल बनाएगा अल्फा बीटा और गामा। ध्यान से देखना, अल्फा जो है वो ओ एक्स के साथ बना रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस ओ एक्स के साथ, बीटा जो है वो ओ वाई के साथ, और गामा जो है वो ओ जेड के साथ बना रहा है। तो ये जो अल्फा बीटा गामा है इन्हें हम डायरेक्शन एंगल्स कहते हैं, और इनके जो कोसाइंस होते हैं कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं, और इन्हें हम कई बार एल एम और एन से रिप्रेजेंट भी करते हैं, राइट। जैसे यहाँ पर कॉस अल्फा है एक्स बाय आर, कॉस बीटा है वाई बाय आर, और कॉस गामा है जेड बाय आर। लेकिन मैंने जो थोड़ा बोला मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्शन कोसाइंस की, आप अपनी बुक में ही ये लिख सकते हैं वहीं पर। डायरेक्शन कोसाइंस को बेटा हम एल एम और एन से डिनोट करते हैं। एल जो है वो होता है कॉस अल्फा, एम जो है वो होता है कॉस बीटा, और एन जो होता है वो होता है कॉस गामा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और अगर आपसे कोई रिलेशनशिप पूछे इन एल एम एन और डायरेक्शन रेशोज में, तो जो परपेंडिकुलर थे मैं आपको फिगर से दिखा देता हूं कि जो परपेंडिकुलर थे हमारे पी ए पी बी और पी सी, हमने तीन परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं कहाँ पर, कोऑर्डिनेट एक्सिस ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड पर। तो यहीं से मैं यहीं लिख देता हूँ, ठीक है ना, ये अलग सेक्शन था और ये इसी के साथ ही है। तो आप ट्रायंगल ओ ए पी में आपको पता है, अगर आप फिगर प्लीज वहीं से देखते रहिए, ओ ए पी के अंदर एंगल ए जो है वो हमारा 90 डिग्री है, और कॉस अल्फा सभी को पता है क्या होता है, बी अपॉन एच होता है, राइट। तो वही लगाया, एक्स अपॉन आर लगाया, और कॉस अल्फा, और ये फर्दर हमने किसके इक्वल माना था, कॉस अल्फा को एल के इक्वल माना था। तो यानी x बाय आर जो है यहाँ से l आ गया, तो x को हम l इंटू आर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको ध्यान हो, कॉस बीटा आपने क्या माना था, आपको पता है ए बी पी के अंदर, मैं यहाँ लिख देता हूँ ट्रायंगल ए बी पी में आप मेन रिजल्ट याद रखिए, एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। फिगर प्लीज बुक से ही देखते रहिए अपनी, यही सेम फिगर है जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना, इसी फिगर को देखते रहिए। तो बेटा एबीपी के अंदर एंगल बी जो है वो हमारा 90 डिग्री है, तो कॉस बीटा बी बाई एच लगाना वैसे ही। तो बेस की जगह है वाई और एच की जगह है स्मॉल आर, ठीक है, ये स्मॉल एम के इक्वल मान लेंगे हम, ठीक है। और इसी को सॉल्व करोगे तो ये वाई क्या आ जाएगा, मतलब वाई अपॉन आर जो है वो स्मॉल एम आएगा, तो यहाँ से वाई को हम कह सकते हैं कितना आ जाएगा, एम इंटू आर आ जाएगा, राइट। और बेटा एक यहाँ पर लगा रहा हूँ, ट्रायंगल का नाम है ओसीपी, ओसीपी सेम ही है ना, ट्रायंगल की नेमिंग देख लेना, ठीक है। ओसीपी के अंदर एंगल सी हमारा क्या है, 90 डिग्री है। तो ये जो कॉस गामा बी बाई एच होता है सभी को पता है, ये जेड अपॉन में आर हो जाएगा और फर्दर इक्वल टू एन हो जाएगा, और फिर जेड अपॉन आर इक्वल टू एन बाय वन लिख के जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जेड कितना आ जाएगा, एन आर आ जाएगा। तो ये एक्स वाई और जेड डायरेक्शन रेशियोज हमारे हो जाते हैं। अब मतलब एल एम एन और डायरेक्शन रेशियोज में हमें रिलेशन निकालना है, इतना ध्यान रखना। अब मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ। तो हमारे पास बेटा रिलेशन ये आ गया था, एक आ गया था x इक्वल टू एल आर, इसे इक्वेशन 1 दे दो। एक आ गया था y इज इक्वल टू एम आर, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए आप। और एक आ गया था z इज इक्वल टू एन आर, इसे इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए, ठीक है ना। और आपको पता है p के जो कोऑर्डिनेट पहले x कॉमा वाई कॉमा जेड लिख रहे थे आप, तो अब आप कैसे लिख सकते हैं, एल आर, बोलिए, एल आर कॉमा एम आर कॉमा एन आर, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। और आप सभी को पता है कि जो ओपी स्क्वायर था हमारा वो था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के इक्वल। ओपी की जगह मैं स्मॉल आर मान लूं, एक्स की प्लेस पे मैं एल आर लिख सकता हूं, राइट। एक सेकेंड,
x के प्लेस पे मैं ये लिख सकता हूँ LR, y के प्लेस पे मैं लिख सकता हूँ, y की जगह क्या लिख सकते हैं MR, और z के प्लेस पे हम लिख सकते हैं NR। इसका होल स्क्वायर कर दो भाई, ये आ जाएगा L स्क्वायर R स्क्वायर प्लस M स्क्वायर R स्क्वायर प्लस N स्क्वायर R स्क्वायर। कॉमन ले लो इसमें से R स्क्वायर, अंदर बच गया L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, यहाँ लेफ्ट में R स्क्वायर है, R स्क्वायर से R स्क्वायर काट दो तो रिलेशन आ जाएगा 1 इज इक्वल टू में L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। या आप ऐसे भी कह सकते हैं L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर जो है हमारा N आ गया। और अगर आप L, M और N को किसी स्केलर क्वांटिटी K से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो हमारे डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे वो बन जाएंगे L के, M के और N के, और ये किसके डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे, ये OA के हो जाएंगे, राइट। ठीक है, ये ध्यान रखना क्लास। तो इसका बेसिक ये सब ही है जो मैंने बताया आपको, ठीक है ना। थोड़ा सा जूम इन और करना चाहूंगा आपके लिए। अब आते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर, जैसे कि जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड कर जाए उसे हम क्या कहते हैं, जीरो वेक्टर कहते हैं। जैसे जीरो का कोइंसाइड कर जाएगा इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट तो वो जीरो वेक्टर कहलाएगा। यूनिट वेक्टर की बात करें तो एक वेक्टर यूनिट वेक्टर तब कहलाता है जब उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो यूनिटी होता है, ये ध्यान रखना। तो उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं, ठीक है। और उसे हम कुछ ऐसे मान लो ए कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है तो यूनिट वेक्टर को ऐसे ए के ऊपर ऐसे कैप लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको इसका मैथमेटिकल मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है ना, यूनिट वेक्टर का, कि ये मॉडुलस के अंदर इस तरीके से ये यूनिट वेक्टर को ऐसे 1 लिखा जाता है, राइट। इसके अलावा क्लास इसमें और है को इनिशियल वेक्टर, दो या दो से ज्यादा वेक्टर जिनका सेम हो इनिशियल पॉइंट तो उन्हें को इनिशियल, नाम में ही इसका राज छुपा हुआ है, को इनिशियल वेक्टर कहा जाता है। फिर इसके बाद आते हैं को लीनियर वेक्टर। अगर दो या दो से ज्यादा वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो या सेम लाइन के पैरेलल हो तो ऐसे वेक्टर्स कोलीनियर कहलाए जाते हैं, ठीक है। कोलीनियर आपको पता पॉइंट्स होते हैं जो सेम ही लाइन पे लाई करते हैं। इक्वल वेक्टर, कोई भी दो वेक्टर ए और बी, इन्हें इक्वल तब कहा जाएगा जब इनका मैग्नीट्यूड और इनकी डायरेक्शन जो है रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट सेम होगी। ऐसे वेक्टर्स जो हैं आपस में इक्वल होते हैं, जैसे कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, लिखा भी हुआ है यहाँ। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर की बात करूं तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, मान लो कोई वेक्टर है ए बी, ठीक है ना, लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, राइट, तो वो नेगेटिव कहलाया जाएगा, मतलब बी ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है क्लास। तो ये कुछ एग्जाम्पल तो आप खुद ही करना क्योंकि मैं सीधा एक्सरसाइज अनसॉल्व डिस्कस कराऊंगा, ओके। लेकिन इससे पहले ये सम ऑफ द वेक्टर और ये सब एक बार ये नेक्स्ट उसमें बात करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर की, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो पहली एक्सरसाइज है अलंकृत वो तो बुक में ही हो जाएगी। तो आप क्या कीजिए, आप बस क्वेश्चन रीड कीजिए, ये आप प्लीज एक्सरसाइज 10.1 पेज नंबर क्या है, पेज नंबर 428। मैं चाहूंगा आप क्वेश्चन आप यहाँ से रीड करें, क्वेश्चन नंबर 1। Represent graphically a displacement of 40 kilometers 30 degrees east of north. तो डिस्प्लेसमेंट है 40 किलोमीटर की, मेरे साथ साथ ही करना भाई, एक्सरसाइज है ये 10.1, राइट। क्वेश्चन नंबर है ये 1। डिस्प्लेसमेंट हमें दी हुई है 40 किलोमीटर और 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ पर है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है 2 सेंटीमीटर का, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ जो मैं कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ साथ करना, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट ऑफ 2 सेंटीमीटर इज ड्रॉन ऑन दी राइट ऑफ ओ वाई। अब क्लास में क्या कर रहा हूँ, ओ वाई ओ एक्स सभी को पता है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो आप सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस ही बना लीजिए, ये प्रॉपर स्केल से बनाना, ठीक है। अभी स्केल नहीं भी है तो ऐसे ही बना लो, पर ध्यान रखना ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये ओरिजिन है सभी को पता है, ये नेगेटिव वाई वाई डैश है और पॉजिटिव वाई वाई है। अब उसने देखो डिस्प्लेसमेंट बोली है तो यूं, और क्या बोला था, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो ये
डायरेक्शन आई होप सभी को पता ही है, ठीक है ना भाई। ये नॉर्थ है, सभी को पता है। आप यहाँ मध्य प्रदेश पे खड़े हो तो हिमाचल की साइड नॉर्थ है, बंगाल की साइड ये ईस्ट है, मुंबई वेस्टर्न घाट्स, और साउथ इंडिया आपके बिहाइंड, ठीक है ना। हमेशा ऐसे सोचो कि आप कहाँ खड़े हो, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये बेस्ट तरीका होता है डायरेक्शन निकालने का। तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ पे डिस्प्लेसमेंट कितनी थी बेटा, 40 किलोमीटर। ये सारी लाइन स्ट्रेट है, ठीक है। और ये जो एंगल दिया हुआ था कितना दिया हुआ है, ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ये ध्यान रखना। अब ये देखो, ध्यान रखना, लाइन सेगमेंट ऑफ 2 सेंटीमीटर आपको ड्रॉ करना है इन द राइट ऑफ ओ वाई, ताकि वो कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री, ठीक है ना। तो मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। और एक बात और ध्यान रखना, इस पॉइंट का नाम मैंने यहाँ पी दिया है, ये पी लिखा है बेटा, है। एक बात और ध्यान रखना कि एपी जो है वो हम ओपी जो है सॉरी, वो हमारा 40 किलोमीटर है। और स्केल मैंने कुछ ऐसे लेना है कि 1 सेंटीमीटर हमारा 20 किलोमीटर के बराबर हो। तो जो वेक्टर ओपी आप देख रहे हैं उसे ऐसे लिखूंगा मैं, वेक्टर ओपी को। वेक्टर ओपी किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है 40 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट को, जो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप पढ़ोगे अलंकृत, मैं चाहूंगा मैं साथ साथ बताता जाऊं कौन सी स्केलर है कौन सी वेक्टर है, पढ़िए। Classify the following measures as scalars and vectors. First part is 10 kgs. आप ही बताते रहिए। Scalar quantity. वेरी गुड, 10 kg स्केलर है। अगला, Second, 2 meters northwest. Vector quantity. ये वेक्टर है भाई। वेक्टर और स्केलर में डिफरेंस आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। स्केलर क्वांटिटी वो होती हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। पर जो वेक्टर क्वांटिटी होती हैं उनमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, ये आपको पहले से ही पता है। Then 40 degrees scalar quantity. स्केलर क्वांटिटी 40 डिग्री, राइट। And fourth part is 40 watt. So ये भी 40 scalar. वॉट भी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। आगे, 10 raised to the power minus 10 coulomb. 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 कूलम। कहाँ रखना चाहोगे इसे, Sir, स्केलर में, स्केलर में, ठीक है। और अगला, 20 meters per second square. 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बार ये जरूर टैली करना है, पर सेकंड स्क्वायर ये एक्सेलरेशन हो गई ना, पर एक्सेलरेशन जो होती है वो वेक्टर होती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ओके, थर्ड क्वेश्चन पढ़िए। Classify the following as scalar and vector quantities. First is time period. इसमें से आप पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, फिर मैं बता देता हूँ। First is time period, second is distance, third is force, fourth is velocity, and fifth work done. अब क्लास मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये फिजिक्स आप अगर पढ़ी आपने 9-10 में, आपको पता है टाइम पीरियड, डिस्टेंस और वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्क कैसे स्केलर है। अगर आपको वर्क डन का फॉर्मूला पता हो तो वो ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो बेटा ध्यान रखो, जो ये जबकि फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, पर वर्क क्यों स्केलर है, क्योंकि दो वेक्टर क्वांटिटी का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो स्केलर होता है, ठीक है। तो इसलिए वर्क को मैं किस कैटेगरी में रखूंगा, Scalar. स्केलर की। मैं फिर से बता रहा हूँ आंसर, टाइम पीरियड, डिस्टेंस और वर्क जो है वो स्केलर है, जबकि फोर्स और वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट पढ़िए। In figure 10.6 a square, identify the following vectors. First is coinitial, second equal, third collinear but not equal. सबसे पहले ये फिगर हमें रीड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप, मैं भी चाहूंगा आप रीड्रॉ करें, तभी हम ये आंसर बता पाएंगे। देख, जैसे फोर्थ वाले का रीड्रॉ कर लो, ठीक है ना। देखो मैं यहाँ पर अगर लाइन टेढ़ी भी बनती है बेटा मेरी इस पे, तो आपको स्ट्रेट ही बनानी है, वरना मुझे पेंट पे बनानी पड़ेगी, राइट। और ये मैं दिखा रहा हूँ कि ये जो है ऐसे स्क्वायर है, सभी को पता है स्क्वायर की चारों साइड बराबर है। और मैं इसे नाम दे रहा हूँ ABCD, ठीक है। ये सब ऐसे ज्वाइन हो रहे हैं, अलंकृत है। ऐसे बना लो फिगर, ये C है और ये D है। अब AB के अलोंग जो वेक्टर है वो वेक्टर A मैंने माना है, BC के अलोंग कोई वेक्टर B है, इसके अलोंग वेक्टर C है, और इसके अलोंग वेक्टर D है। अगर आपको क्वेश्चन, आप प्लीज बुक में देखिए, अगर आपको ध्यान हो, स्क्वायर में हमें कोइनिशियल एक्टर वो बनाने थे, वेक्टर्स बताने थे। कोइनिशियल वो होते हैं बेटा जिनका एक पॉइंट सेम होता है, ठीक है ना, जो इनिशियल पॉइंट होता है सेम होता है। तो अगर आप ध्यान से देखो ए और डी वेक्टर जो है ये कोइनिशियल है, क्योंकि इनका
इनिशियल पॉइंट जो है दोनों का सेम है, राइट। तो सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है कि इक्वल कौन से हैं। तो इक्वल वेक्टर आप ध्यान से देखिए, बी और डी हमारे जो हैं वो इक्वल वेक्टर हैं, ठीक है। और थर्ड पार्ट में हमसे पूछा है कि भाई कोलिनियर तो हो लेकिन इक्वल वेक्टर ना हो। तो अगर आप ध्यान से देखें ए और सी को ये कोलिनियर तो हैं पर ये वेक्टर इक्वल नहीं है, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। तो मैं चाहूंगा अलंकृत फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ें आप। Answer the following questions as true or false. First part, a vector and minus a vector are collinear. तो ये बात बिल्कुल ट्रू है, वेक्टर ए और माइनस ए जो है वो कोलिनियर है। नेक्स्ट। Two collinear vectors are always equal in magnitude. ये फॉल्स है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो दो कोलिनियर वेक्टर हैं वो हमेशा मैग्नीट्यूड में इक्वल हों। नेक्स्ट। Two vectors having same magnitude are collinear. ऐसे दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और कोलिनियर हो, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। Two collinear vectors having the same magnitude are equal. तो ये भी फॉल्स है। एक बार मैं यहाँ पर फाइनल आंसर लिख देता हूँ। फिफ्थ का फर्स्ट हमारा ट्रू है, सेकंड वाला हमारा फॉल्स हुआ था बेटा, थर्ड वाला भी हमारा फॉल्स हुआ था, और जो फोर्थ है वो भी हमारा फॉल्स हुआ था। तो आप भी साथ साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले क्लास में थोड़ा सा उसका पहले बेसिक डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे कि अगला जो हमारा टॉपिक है, पहली एक्सरसाइज तो हमारी ओवर हो गई है। अब सेकंड स्टार्ट करने से पहले मैं फिर कह रहा हूँ, साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए बड़े इजी हैं ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम, उन्होंने सब फिजिक्स में पढ़ा है, पर कॉमर्स वालों के लिए हमें पूरा एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, राइट। एडिशन ऑफ वेक्टर की बात करें कि दो वेक्टर हैं, सिंपली जैसे कोई भी वेक्टर ए बी है तो सिंपली उसका यही मतलब है कि जो डिस्प्लेसमेंट होती है एक पॉइंट से ए से बी तक होती है। तो हमें कोई सिचुएशन यहाँ पर कंसिडर करनी है जिसमें कोई गर्ल है, वो ए से पहले बी तक जा रही है, फिर बी से सी तक जा रही है। तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगी उस लड़की की वो ए से सी तक होगी, आपको पता है शॉर्टेस्ट वही वे होगा। तो हम कह सकते हैं एसी वेक्टर इज इक्वल टू है ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, ठीक है ना। इसके बाद देखो, जनरली हमारे पास दो वेक्टर हैं ए और बी। अगर हमें उन्हें ऐड करना है कि अगर उनकी पोजीशन ऐसे होगी कि जो इनिशियल पॉइंट है एक का कोइंसाइड करेगा टर्मिनल पॉइंट दूसरे के साथ। जैसे फर्स्ट वाले फिगर को देखो, ए और बी है। अब जो नेक्स्ट वाला है इसमें इनिशियल पॉइंट उनका ए है पर टर्मिनल एक का बी है एक का सी है। तो ए बी को मैंने वेक्टर ए माना है तो ये ट्रायंगल लॉ लगाया हुआ है, बी सी को वेक्टर बी माना है तो जो डायगनल हो गया इसका वो ए प्लस बी होगा, राइट। सेम ऐसे एक फिगर थर्ड पार्ट को आप देखिए, उसमें ए बी के अलॉन्ग वेक्टर ए है, बी सी के अलॉन्ग वेक्टर बी है। तो ए सी डैश जो है और ये बी सी के अलॉन्ग यहाँ पर माइनस बी है, तो ए प्लस बी तो इसका तो बता ही दिया था ए सी के अलॉन्ग, पर यहाँ ए सी डैश जो होगा वो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मतलब ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, आप बोलो तो मैं एक बार वर्बली भी ये चीज समझा देता हूँ आपको लिख के, ठीक है ना। तो मैं एक नया पेज, फ्रेश पेज चूज कर रहा हूँ आपके लिए। देखो, दो वेक्टर हैं तो ये हमारा हेडिंग है सम ऑफ द वेक्टर्स, कि कैसे दो वेक्टर जो हैं उन्हें ऐड करेंगे, उनका सम करेंगे, राइट। आई होप आप लोग भी मेरे साथ साथ कर रहे हैं, खाली नहीं बैठना है, साथ साथ करना है। तो ये कोई ऐसे वेक्टर है, देखो ये इसका एरो का जो हेड है वो मेन, ये स्ट्रेट लाइन है, बस मैं इतना कहना चाहूंगा अलंकृत, ठीक है। ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है ना। ये हमारा एरो का हेड है, इसमें एक ये रहा और एक ये रहा, ओके। तो ए बी के अलॉन्ग है वेक्टर ए और बी सी के अलॉन्ग है वेक्टर बी, और लेट कर लो वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है इस तरीके से पोजीशन किए गए हैं कि जो इनिशियल पॉइंट है एक का वो कोइंसाइड कर रहा है टर्मिनल पॉइंट दूसरे के। देख लो ध्यान से, ये फिगर ऐसे बनाया गया है। तो वेक्टर ए जो है मैंने माना है वो ए बी है, और वेक्टर बी जो है उसे मैंने माना है वेक्टर बी सी है। तो जो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, इसे आप ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन भी कह सकते हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ये कहता है कि वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी जो है वो हमारा
AC वेक्टर के इक्वल होगा। इससे आप एक दो रिजल्ट और भी निकाल सकते हो, जैसे कि वेक्टर AC माइनस वेक्टर BC, ये किसके इक्वल होगा? ये AB वेक्टर के इक्वल होगा। ये वैसे एक ही बात है, हैं? एक बार AC साइड हो गया AB, और BC वेक्टर बताओ क्या होगा? BC हो जाएगा AC माइनस में AB। तो प्लीज ये मेरे साथ साथ लिखते रहिए। इसी को ट्रायंगल लॉ कहते हैं, ठीक है ना। और अगर आप यहाँ समझना चाहिए A है, ये B है, तो ये कितना हो जाएगा? वेक्टर A प्लस वेक्टर B हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना कि इनिशियल पॉइंट एक का दूसरे के टर्मिनल पॉइंट से कोइंसाइड करना चाहिए, ठीक है ना। तो हम ये भी कह सकते हैं यहां से कि ये जो AC होता है, अगर आप CA जानना चाहते हो तो वो नेगेटिव ऑफ CA होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। तो ये जो, जैसे इसे मैं फर्स्ट दे रहा हूँ, राइट, तो ये जो फर्स्ट है AB प्लस BC इक्वल टू AC, अगर AC और माइनस CA बराबर है तो ये चेंज होके फर्स्ट जो है हमारी चेंज हो जाएगी। और प्लीज अपनी बुक में ही वहीं पर कर लो, ठीक है। फर्स्ट चेंज होके बन जाएगा AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, और AC की जगह क्या आ जाएगा? नेगेटिव ऑफ CA आ जाएगा, ठीक है। अब इस नेगेटिव CA को लेफ्ट में ले आओ, तो ये बन जाएगा AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CA वेक्टर, जो है ये हमारा 0 हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो अगर ट्रायंगल की साइड्स, मेरा कहने का मतलब है, अगर आप ऑर्डर में लेते हो ऐसे, मतलब ये A है, ये B है और ये C है, ये एक, ये B से C और ये C से, तो AB प्लस BC प्लस CA जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा, राइट। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये तो था हमारा ट्रायंगल लॉ। ये अब मैं थोड़ा सा अपनी टर्म में समझा देता हूँ, बुकिश में तो आपने देख ही रखा है। अब हम समझेंगे सेकंड वाला है इसमें, उसे कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है ना। आप चाहें तो बुक में फिगर बना हुआ उसी में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। सबसे पहले देखो पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती है, ठीक है ना। तो यहाँ मैंने इसे माना है O, ये A है, ये C और ये वाला B है, इस तरीके से माना है। ये ज्वाइन कर दो, ठीक है ना। अब मान लो OA के अलोंग हमारा जो वेक्टर है वो वेक्टर A है, ठीक है ना। ऐसे OB के अलोंग जो वेक्टर है वो वेक्टर B है। तो ट्रायंगल लॉ से ये क्या हो जाएगा? ये A प्लस B हो जाएगा उसी, ठीक है ना। फंडा वही सेम ही है, राइट। तो दो वेक्टर हैं A और B, उन्हें हमने रिप्रेजेंट किया है दो साइड से, OA और OB से। आप देख ही रहे हैं फिगर में, जो पैरेललोग्राम का नाम है OACB। तो जो सम A प्लस B होगा उसे हम मैग्नीट्यूड में से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? डायगोनल जो है हमारा, डायगोनल का क्या नाम है? डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम थ्रू देयर कॉमन पॉइंट O। तो हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि वेक्टर OA प्लस वेक्टर OB जो है वो हमारा किसके इक्वल है? OC के इक्वल है, राइट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब बेटा इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज आ जाती हैं वेक्टर एडिशन की, ये मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं बुक से चेक करता हूँ, अगर दी हुई है तो डायरेक्टली उससे बता देंगे, आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। पर मैं चाहूँगा साथ साथ आप नोट जरूर करते रहें, राइट, अपनी ही बुक में नोट करते रहें। तो ये पैरेललोग्राम लॉ वगैरह तो हो गया, राइट। हाँ, ये रही प्रॉपर्टीज वेक्टर एडिशन की, यहाँ बुक में दी हुई हैं तो मैं दोबारा से नहीं लिख रहा। जैसे कोई भी दो वेक्टर हैं, अगर A प्लस बी है, वेक्टर A प्लस वेक्टर B जो है वो वेक्टर B प्लस वेक्टर A के इक्वल होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये तो वही पैरेललोग्राम वाली हो गई, राइट। दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है, अगर यहाँ पर देन ये रही, हाँ, दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि तीन अगर वेक्टर हैं A B और C, जैसे कि आप फिगर भी इनके देख सकते हैं और बना सकते हैं, तो ये एसोसिएटिव होती है शायद, है ना, नॉर्मल उसमें, हाँ एसोसिएटिव होती है ना तीन।
तो a प्लस बी प्लस सी जो है वो a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी के इक्वल होगा। ठीक है, ऐसी आपने 8th क्लास में पढ़ी थी। तो सेम वेक्टर में भी यही चलती हैं। ठीक है, अगर आप प्रूव भी करना चाहें तो प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी को बस ध्यान रखें क्योंकि क्वेश्चंस में अप्लाई करने को आएगी। राइट, प्रूव करना चाहें आप कर सकते हैं जरूर प्रूव। ठीक है, अब है कि अगर क्या होगा अगर हम किसी भी वेक्टर की किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वेक्टर जो है जैसे वेक्टर हमने लिया है, कोई भी वेक्टर हो जैसे 3i प्लस, अभी वो भी सिखाऊंगा 4j प्लस 2k आई जे के एक्स वाई और जेड के अलोंग होते हैं। तो जैसे ऐसे मान लो कोई अभी आपने वो सीखा नहीं है, तो कोई वेक्टर ए है उसकी हाफ से मल्टीप्लाई करते हो, हाफ यहाँ पर स्केलर है और वेक्टर जो है वो ए है, तो हाफ ऑफ ए हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो लैम्डा ऑफ ए का जो मॉडुलस मॉडुलस ऑफ लैम्डा इनटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए लिखा हुआ है। राइट, तो ये तो बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी आपको पता ही है। ठीक है ना, अब इसके बाद एडिटिव इनवर्स भी बेटा आपको पता है कि वेक्टर ए में मैं ये वाली लिख के बता देता हूँ एडिटिव इनवर्स वाली। मल्टीप्लिकेशन तो बड़ी सिंपल है। ठीक है ना, पर ये जो अगली मैं ये लिख के बता रहा हूँ ये वाली है एडिटिव इनवर्स वाली, नाम है इसका एडिटिव इनवर्स। ये सब आपने लोअर क्लासेस में अलजेब्रा में पढ़ी है। वेक्टर ए का, तो वेक्टर ए में क्या ऐड करोगे कि भाई जीरो हो जाएगा, तो वेक्टर ए में अगर मैं नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए ऐड कर दूं तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये पता आपको प्लस इंटू माइनस माइनस होता है और ये जीरो हो जाता है। तो वेक्टर ए का एडिटिव इनवर्स माइनस ऑफ ए हो जाएगा और माइनस ए का एडिटिव इनवर्स वेक्टर ए हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट है ये यूनिट वेक्टर। जैसे मैंने ऐसे लर्न किया, गिवन यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है गिवन वेक्टर अपॉन में इट्स मॉडुलस, याद रखना। ठीक है ना, हो सकता है वहां पर आपकी बुक में ए या ऐसी किसी टर्म में किया तो उससे कंफ्यूज आप मत होना। ठीक है ना, अब क्लास, एक सेकंड रुकिए, कोई नहीं, अगला जो देखिए ये हमारे, ये देखिए कंपोनेंट्स है किसी भी वेक्टर के। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो लिए हुए हैं, कैपिटल ए लिया 1,0,0, बी लिया हुआ है 0,1,0, सी लिया हुआ है 0,0,1। ठीक है ना, तो ओ ए जो है वो 1 है, ओ बी भी मॉडुलस उसका 1 है क्योंकि यूनिट वेक्टर है, और ओ सी भी मॉडुलस उसका 1 है, आपको पता ही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपने एक डायग्राम भी बना के खुद आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैं मेन बात आपको बता दूं कि आई जे और के जो होते हैं, देखिए यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट कंसिडर किए थे पहले, कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी, जिनके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन थे। राइट, मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ आपके लिए, और ये भी मैंने बता दिया था कि मॉडुलस ऑफ ओ ए जो है वो 1 है। ये जो पॉइंट थे ए बी सी, ये एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलोंग थे। ठीक है ना, और आपको ये भी पता है कि मॉडुलस ऑफ ओ ए जो था वो 1 था, ओ बी जो था वो भी 1 था, और ओ सी जो था वो भी 1 था। अब वेक्टर्स ओ ए ओ बी और ओ सी, इन सब का मैग्नीट्यूड 1 था, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर बोलेंगे, और इन्हें हम डिनोट करेंगे आई जे और के से। जैसा कि आप देख सकते हैं एक्स के अलोंग आई है, वाई एक्सिस के अलोंग जे है, और जेड एक्सिस के अलोंग के है। राइट, ये ध्यान रखना। तो अब हम ये मान के चलते हैं कि जैसे यहाँ पर भी इन्होंने मान रखा है ये आई जे के क्या कंपोनेंट है। ठीक है ना, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर लिख के बताता हूँ। देखिए, अब ये सब जो आपने माना अपनी बुक में ही लिख लेना। फिर ये जो ओ क्यू है हमारा, इसे एक्स माना है, ओ आर को क्या माना है वाई, और ओ एस किसके अलोंग था, वो जेड एक्सिस के अलोंग था। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर ओ क्यू क्या हो जाएगा, एक्स आई हो जाएगा। राइट, आई यहाँ यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, ओ आर क्या हो जाएगा, वाई जे हो जाएगा, और ओ एस क्या हो जाएगा, वो के हो जाएगा, और के जो है जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है। ठीक है ना, तो ओपी को हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। सिंपल भाषा में मैं बोलूं तो आई जे और के जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर्स है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका जो मॉडुलस होता है वो 1 होगा, वो अभी तो वेक्टर आर के कंसिडर करो, और वो क्या होगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा। ठीक है ना, तो एक्स वाई और जेड जो है यहाँ पर वो क्या है, वो स्केलर कंपोनेंट्स हैं। एक्स वाई और जेड जो हैं वो स्केलर कंपोनेंट्स हैं, और एक्स आई वाई जे
और z के जो हैं वो क्या है, वो वेक्टर कंपोनेंट्स हैं, याद रखना, ठीक है। Yes. और किसके, वेक्टर ओपी के, राइट। Yes. ये ध्यान रखना। अब कई प्रॉपर्टीज हैं थोड़ी सी, मतलब जैसे कि मैं पहले चेक करता हूँ यहाँ अगर हुई पड़ी है तो, हाँ ये सब आ गया, ठीक है ना। अब प्रॉपर्टी सुन लो भाई, अगर दो वेक्टर दिए हुए हैं ए और बी, Yes. यहाँ पर लिखा भी ए क्या है, ए है A1i प्लस A2j प्लस A3k, और वेक्टर बी क्या है, B1i प्लस B2j प्लस B3k है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या हो जाएगा, ऐसे दोनों ऐड हो जाएंगे, आई कॉमन ले लेना, तो A1 प्लस B1 ब्रैकेट में इंटू आई प्लस A2 प्लस B2 ब्रैकेट में इंटू जे, और प्लस A3 प्लस B3 ब्रैकेट के अंदर इंटू के हो जाएगा। ऐसे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी जो है वो जाएगा A1 माइनस B1 इंटू आई प्लस A2 माइनस B2 इंटू जे प्लस A3 माइनस B3 इंटू के हो जाएगा। तो वेक्टर ए और बी इक्वल कब होंगे, जब A1 और B1 बराबर होंगे, ऐसे ही A2 और B2 बराबर होंगे और A3 और B3 बराबर होंगे। और अगर किसी स्केलर क्वांटिटी लैम्डा से मल्टीप्लाई करोगे तो लैम्डा ए जो है लैम्डा A1i प्लस लैम्डा A2j प्लस लैम्डा A3k हो जाएगा, राइट। ये भी ध्यान रखना। साइंस वाले बच्चों को मैं बार बार कहूंगा, ये सब आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ रखा है, ठीक है ना। ऐसे देखो, यहाँ पर एडिशन और मल्टीप्लीकेशन जो होता है ना वेक्टर का, बाय अ स्केलर टुगेदर इट गिव्स द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज देता है। जैसे के ए प्लस एम में जो है, आप वेक्टर ए कॉमन ले लो, के प्लस एम होता है, के ऑफ एम में जो है के एम को बाहर कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, और क्योंकि दोनों स्केलर थी तो इनटू वेक्टर ए होता है। ऐसे के टाइम्स ए प्लस बी जो है वो के ए प्लस के बी होता है। रिमार्क्स पढ़ेंगे जरा आप अलंकृत। Yes. First point is one may observe that whatever be the values of lambda, the vector lambda a vector is always collinear to a vector a vector. In fact, two vectors a vector and b vector are collinear if and only if there exists a non-zero scalar lambda such that b vector is equals to lambda a vector. If the vectors a vector and b vector are given in the component form, that is a vector is equals to a1 I cap plus a2 j cap plus a3 k cap, and b vector is equals to b1 I cap plus b2 j cap plus b3 k cap, then the two vectors are collinear if and only if b1 I cap plus b2 j cap plus b3 k cap is equals to lambda times a1 I cap plus a2 j cap plus a3 k cap, where b1 I cap plus b2 j cap plus b3 k cap is equals to lambda a1 I cap plus lambda a2 j cap plus lambda a3 k cap. So b1 is equals to lambda a1, b2 is equals to lambda a2, and b3 is equals to lambda a3. So b1 by a1 is equals to b2 by a2 is equals to b3 by a3, which is equals to lambda. And if a vector is equals to a1 I cap plus a2 j cap plus a3 k cap, then a1, a2, a3 are also called direction ratios of a vector. In case if it is given that L, M and N are direction cosines of a vector, then L I cap plus M j cap plus K plus N k cap is equals to cos alpha I cap plus cos beta j cap plus cos gamma k cap is the unit vector in the direction of that vector, where alpha, beta and gamma are the angles which the vector makes with x, y and z axis तो respectively. बेटा ये रिजल्ट ध्यान रखना, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ये रिजल्ट आपके काम में आएंगे, ओके। तो देखते हैं कितने क्वेश्चन एक्सरसाइज के हम कवर अप कर पाते हैं, क्योंकि मैं 6:30 तक ट्राई करता हूँ। तो मैं चाहूँगा आप सबसे पहले तो अलंकृत, अच्छा एक और चीज़ रह गई अलंकृत, एक सेकंड रुकिए। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, अब दो पॉइंट है यहाँ पर, P1 जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z2 और P2 जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2, ये दो पॉइंट्स हैं। तो जो वेक्टर P1 और P2 है उसे हम P1 P2 से रिप्रेजेंट करेंगे, और आपको पता है OP1 प्लस P1 P2 इक्वल टू OP2 होगा। मैं चाहूंगा आप इसका मॉडुलस ऑफ P1 P2 क्या हो जाएगा, OP2 माइनस OP1, मतलब x2i प्लस y2j प्लस z3k। मुझे ऐसे कैप कैप बोलने की वो नहीं है, ठीक है ना, हैबिट, पर वो आपको पता है ij के यूनिट वेक्टर ही हैं। माइनस ऑफ x1i प्लस y1j प्लस z1k, ये सॉल्व कर लेना, ij के अलग कर लेना, तो x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k होगा, और मॉडुलस हो जाएगा रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। एक सेकेंड रुकिए, तो ये आपको ऐसे ध्यान में रखना है, ठीक है।
तो ये सारा इसका बेसिक ही थोड़ा बड़ा है, राइट, काफी सारा हमने कर लिया है। ओके, ये भी हो गया, ये भी हो गया। हाँ, सेक्शन फार्मूला भी है इसमें। ओके, तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। सेक्शन फार्मूला कोई नया नहीं है आपके लिए, बस वेक्टर में थोड़ा सा डिफरेंट है। इंटरनल डिवीजन में प्लस, एक्सटर्नल में वैसे ही माइनस है, रेशो है m रेशो n, ठीक है ना। तो उसके कोऑर्डिनेट मैं सीधा बता देता हूँ, आप सभी को पता ही है। कोऑर्डिनेट r के क्या हो जाएंगे, mb प्लस n ए होल डिवाइडेड बाय m प्लस n, और ऐसे ही ये तो वही लिखे हुए हैं, ठीक है ना। ये है इंटरनल में, और एक्सटर्नल में माइनस होगा, याद रखना, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो क्लास एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। बेसिक काफी हो गया, ठीक है। अलंकृत प्लीज फर्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए। Compute the magnitude of the following vectors. A vector is equals to I cap plus j cap plus k cap. B vector is equals to 2 I cap minus 7 j cap minus 3 k cap. C is equals to 1 by under root 3 I cap plus 1 by root 3 j cap minus 1 by root 3 k cap. तो क्लास कोशिश करते हैं पहले 3-4 क्वेश्चन इस वीडियो में और करने की। जैसे पहले मैं क्वेश्चन आपको लिख देता हूँ, एक्सरसाइज है ये 10.2 हमारी, राइट। और इसमें जैसे वेक्टर ए मेरे साथ साथ करिए अलंकृत। वेक्टर ए दिया हुआ है आई प्लस जे प्लस के दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मॉडुलस निकालना है। तो बहुत सिंपल सी बात है भाई, आई के आगे भी कुछ नहीं है मतलब 1 है, राइट। जे के आगे कुछ नहीं मतलब 1 उसका स्क्वायर, और के आगे भी कुछ नहीं है तो 1 है, राइट। ये आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी कि ये रूट ऑफ 3 आ जाएगा। मैं आपको एक बार फॉर्मूला याद दिला देता हूँ अलंकृत कि मॉडुलस ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के जो होता है वो होता है रूट ऑफ जो कॉफिशिएंट होते हैं इसके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। तो क्लास ये फर्स्ट पार्ट है, एक आध पार्ट, चलो एक मैं बी का और निकाल देता हूँ इसमें। जैसे सेकंड वाला है बी वेक्टर, राइट। बी वेक्टर आपको क्या दिया हुआ है, वो दिया है 2i माइनस 7j, तीनों सेम ही फंडे पे हैं, राइट, माइनस 3k है। तो अगर इसका मॉडुलस आपने निकालना है तो वो जाएगा रूट में, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ अब, ठीक है। 2 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ये माइनस 7 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ये माइनस 3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, माइनस 7 का होल स्क्वायर हो गया 49, और माइनस 3 का होल स्क्वायर हो गया 9। 49 और 9 58 और 4 ये रूट ऑफ 62 आ गया हमारा, ठीक है ना। इतने यूनिट्स आ गया, लिख लेना, क्योंकि वरना बोर्ड में कई बार आधा नंबर काट देते हैं, तो बेटर है लिख देना, राइट। थर्ड पार्ट ध्यान से देखिए। थर्ड पार्ट में वेक्टर सी जो है वो दिया था 1 बाय रूट 3 आई प्लस 1 बाय रूट 3 जे माइनस 1 बाय रूट 3 के दिया हुआ था, ठीक है। अब इसका मॉडुलस अगर आपको निकालना है तो वो हो जाएगा रूट के अंदर ऐसे 1 बाय रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाय रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट माइनस 1 बाय रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 3, ये प्लस लिखा है, प्लस 1 बाय 3 आ जाएगा। तो ये रूट ऑफ 3 बाय 3 यानी कि रूट ऑफ 1 आ गया, और मॉडुलस है तो पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नहीं होगा। तो क्लास ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब मैं चाहूंगा अलंकृत आप क्वेश्चन नंबर 2 रीड करें। Write two different vectors having same magnitude. दो डिफरेंट वेक्टर्स के बारे में हमें लिखना है जिनका मैग्नीट्यूड यू नो सेम है, ठीक है। पहले मैं बोर्ड रब कर देता हूँ। तो मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि यही आंसर हो, और भी आंसर हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आई वेक्टर ए मैंने माना है आई प्लस 2j प्लस के, और वेक्टर बी मैंने माना है आई प्लस जे प्लस 2k। अगर आप इसका मॉडुलस निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, मॉडुलस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 1 मतलब रूट 6 हो जाएगा, राइट। और ऐसे ही बी का निकालेंगे मॉडुलस तो वो हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो कितना हो गया, ये 4 हो गया, अरे 2, अच्छा 2 का स्क्वायर है, सॉरी सॉरी सॉरी। तो ये 1 प्लस 1 प्लस 4 हो गया, यानी कि रूट 6 हो गया।
तो दोनों का ही देखो, उन्होंने पूछा था, वेक्टर दो बेशक डिफरेंट है पर मॉडुलस दोनों का सेम है, तो √6 यूनिट आ गया। ठीक है, मैं 5 तक ही कराऊंगा अलंकृत इस वीडियो में आपको। ठीक है, थर्ड पढ़िए। Write two different vectors having same direction. तो डायरेक्शन यानी डायरेक्शन कोसाइन इनके सेम होने चाहिए। ठीक है ना, दो अलग अलग वेक्टर हो पर डायरेक्शन कोसाइन सेम हो। तो लेट कर लो, वेक्टर ए को मैं मान रहा हूँ i प्लस जे प्लस के, और वेक्टर बी को मैं मान रहा हूँ 3i प्लस 3j प्लस 3k। तो इसके जो डायरेक्शन कोसाइन है वेक्टर ए के, वो कैसे निकालेंगे, मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ डायरेक्शन कोसाइन का। सबसे पहले आप ये मॉडुलस निकालो इसका। तो इसका मॉडुलस क्या आएगा, ए का 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 मतलब 3 आ जाएगा। ऐसे ही वेक्टर बी का भी मॉडुलस निकालो, ये आ जाएगा रूट ऑफ ये 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये 2 लिखा है, प्लस 3 स्क्वायर। तो 9 प्लस 9 प्लस 9 कितना आ गया, ये रूट ऑफ 27 आ गया, मतलब 3√3 आ गया, राइट। तो भैया डायरेक्शन कोसाइन अगर किसके निकालने हैं, ए के, तो क्या फॉर्मूला होता है, गिवन वेक्टर अपॉन में इट्स मॉडुलस होता है। ठीक है ना, तो वो आई के हिसाब से 1/√3 हो जाएगा, राइट। ऐसे ही दूसरा भी 1/√3 हो जाएगा और तीसरा भी 1/√3 आ जाएगा। ये किसके डायरेक्शन कोसाइन आ गए, वेक्टर ए के आ गए। और ऐसे ही डायरेक्शन कोसाइन मैं डी डॉट सी लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ऑफ बी वाले वेक्टर के, वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 3/में √27, ऐसे ही 3/ में √27 और 3/में √27। अगर बेटा इसे सॉल्व करेगा ना तो देख सेम आएगा, √27 आपको पता है 3√3 होता है, तो ये भी 3/3√3, ये भी 3/3√3, 3 से 3 कट जाएगा। मतलब ध्यान से देख, वेक्टर बी के भी क्या आ रहे हैं, 1/√3, 1/√3 और 1/√3 आ रहे हैं। यानी कि ये जो वेक्टर ए और बी हैं इनकी डायरेक्शन तो सेम है पर मैग्नीट्यूड बेशक डिफरेंट है, पर डायरेक्शन कोसाइन इनके सेम है, राइट। अब मैं चाहूंगा अलंकृत आप क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ें। Find the values of x and y so that the vectors 2i cap plus 3j cap and xi cap plus yj cap are equal. बहुत इजी क्वेश्चन है क्लास, ये तो देखो हमें क्या कह रहा है फोर्थ क्वेश्चन के अंदर, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, राइट। और हमें ये कह रहा है कि ये जो 2i प्लस 3j है ये हमारा xi प्लस yji आपस में इक्वल है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, x क्या हो जाएगा 2 और y क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, राइट। अब मैं चाहूंगा अलंकृत आप क्वेश्चन नंबर 5 आज का लास्ट क्वेश्चन पढ़ें। Find the scalar and vector components of the vector with initial point 2, 1 and terminal point -5, 7. ओके, तो ये क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर है ये 5। देखो दो हमें पॉइंट्स दे रखे हैं, लेट कर लो ए जिसके कोऑर्डिनेट हैं 2, 1, इसे हम क्या मान रहे हैं, इसे हम मान रहे हैं इनिशियल पॉइंट, राइट। इसे हम क्या मान रहे हैं, इनिशियल पॉइंट मान रहे हैं। और कोई वेक्टर बी है जिसके कोऑर्डिनेट है -5, 7, इसे हम क्या मान रहे हैं, इसे हम टर्मिनल पॉइंट मान रहे हैं, ध्यान रखना। आई रिपीट, इसे हम टर्मिनल पॉइंट मान रहे हैं। तो सबसे पहले हम वेक्टर ए बी निकालेंगे। तो वेक्टर ए बी का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, x2 माइनस x1 इंटू आई प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे। और आपको ये भी पता है अलंकृत, ये होता है x1 y1, ठीक है, और ये क्या होते हैं, ये होते हैं x2 y2, राइट। ये चीज भी आपको पता है। तो x2 की जगह रखिए -5, x1 की जगह रखिए 2, ऐसे ही y2 की जगह आप रखिए 7 और y1 की जगह रखिए 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -7i प्लस 6j हो जाएगा। ये हमारा गिवन वेक्टर जो है ए बी आ गया, राइट। तो ये जो है इसके स्केलर कंपोनेंट अब हमें बताने हैं। तो बताओ भाई इसके स्केलर कंपोनेंट क्या होंगे, स्केलर कंपोनेंट इसके क्या हो जाएंगे, -7, -6 हो जाएंगे, ठीक है। तो क्लास यही क्वेश्चन नंबर 5 तक मैं करके अब ये वीडियो ओवर कर रहा हूँ, ठीक है। जल्दी हम इसको अपलोड करेंगे, राइट। थैंक यू।